Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of July 2020, Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is the shell must break before the bird can fly. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Fresh imports log jam comes after a respite. Recently, Government of India ने कस्टम अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिए थे कि जो ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं या जो ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं या जो बड़ी कंपनीज 11 टॉप कंपनीज हैं जो इंडिया में एज अ इम्पोर्टर काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, उनको कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया था 100% फिजिकल चेकिंग के क्लॉज थे. कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनफॉर्मली कस्टम अथॉरिटीज़ को पोर्ट अथॉरिटीज़ को कुछ नए डायरेक्शन दिए हैं. अंडर दैट डायरेक्शन custom officials have been instructed to clear all shipment from China held up at airports and seaports where bill of entry have been filled till midnight of June 30. तो ऐसे सारे शिपमेंट, ऐसे सारे कंसाइनमेंट जिनका बिल ऑफ एंट्री, जो बिल ऑफ एंट्री होता है जिसको BOE भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर वो 30 जून की रात तक से पहले का फील्ड है तो उन सारे शिपमेंट्स को क्लियरेंस देने के लिए कहा गया है. हालांकि इसमें एक नया लॉक जैम है. ऐसे सारे शिपमेंट, ये सारा इनफॉर्मल डायरेक्टिव के फॉर्म्स में दिया गया. स्टूडेंट माइंडेड देयर इज नो रिटर्न कम्युनिकेशन. और ऐसा कहा गया कि जुलाई ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई के ऑनवर्ड्स जितने भी कंसाइनमेंट चाइना से आएंगे वो सारे कंसाइनमेंट फिर से 100% फिजिकल चेकिंग के क्लॉज को पूरा करके ही इंडिया में एंट्री करेंगे. However, pharmaceutical ingredients API has been exempted from this procedure. तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टम अथॉरिटी को डायरेक्शन दिए हैं कि 30 जून तक के जितने भी कंसाइनमेंट है जिनके बिल ऑफ एंट्री 30 जून तक के हैं उनको क्लियर कर दिया जाए. बट 30 जून के बाद जुलाई 1 से जितने भी कंसाइनमेंट आएंगे पोर्ट पे, इंडियन पोर्ट पे, उन सब में 100% फिजिकल चेकिंग होगी जो कि चाइना से ओरिजिनेट होंगे. उसमें से फार्मा इंग्रेडिएंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, ये बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री? अब चूंकि इस बिल ऑफ एंट्री का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है. बेसिकली बिल ऑफ एंट्री एक डिक्लेरेशन फॉर्म जैसा होता है जो कि इंपोर्टर फिल करता है या इंपोर्टर के बिहाफ पर उसका कोई इकोनॉमिक एजेंट, जो क्लियरिंग एजेंट होता है, जो इंपोर्टर के बिहाफ पर काम कर रहा होता है, वो इस डिक्लेरेशन को फिल करता है. दिस डिक्लेरेशन कम्स अंडर बिल ऑफ एंट्री रेगुलेशन 1971. So under this declaration, importer has to declare the value of the goods, quantity of the goods, types of the goods, import license number, who is the exporter, all these information is declared by the importer. Types of goods में मतलब वो फ्री गुड है या बॉन्डेड गुड है या सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड है, किस तरह का गुड है, उसकी वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सारे पैरामीटर्स को डिक्लेयर करना पड़ता है अंडर बिल ऑफ एंट्री. और ये 3 फॉर्मेट में जाता है, मतलब आप कह सकते 3 कॉपीज में जाता है. और इसको कई जगह जब कस्टम अथॉरिटीज क्लियरेंस के लिए मांगती हैं तो विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ एंट्री भी इंपोर्टर को प्रोड्यूस करना पड़ता है. तभी पोर्ट को एंट्री, तभी कंसाइनमेंट को इंडियन बॉर्डर में एंट्री मिलती है. तो बिल ऑफ एंट्री आप कह लीजिए एक डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसको इंपोर्टर फिल करता है या उसका क्लियरिंग एजेंट फिल करता है टू गेट द क्लियरेंस फ्रॉम पोर्ट अथॉरिटीज. इसमें सारा बेसिकली गुड्स रिलेटेड सारा डिटेल होता है. तो जिन सारे कंसाइनमेंट का बिल ऑफ एंट्री 30 जून के पहले का है उन सबको इजी एंट्री मिल जाएगी. उनको जो हेल्ड कर रखा है या होल्ड कर रखा है जितना कस्टम अथॉरिटीज़ ने, पोर्ट अथॉरिटीज़ ने, उनको रिलीज कर दिया जाएगा. 11 टॉप रैंक्ड इंपोर्टर जैसे कि सैमसंग हो गए, LG हो गए, होंडा, इनको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% फिजिकल इंस्पेक्शन के क्लॉज से एग्जेम्प्ट कर दिया है. तो अब इन सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बाद में जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो टॉप रैंकर या इंपोर्टर्स ही क्यों ना हो, दे आर एक्चुअली इवैल्यूएटिंग देयर टर्न ऑफ इवेंट्स कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं, किस किस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट ला रही है. और फिलहाल के लिए उन्होंने अपना शिपमेंट जो चाइना से आने वाला था उसको डिफ़र कर दिया है इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम, कि अभी के लिए वो शिपमेंट नहीं आएगा चाइना से क्योंकि
कोई उसका जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो कंपनी जो इंपोर्ट कर रही हैं इंडिया में, वो कह रही हैं कोई फ़ायदा नहीं कि वो हम शिपमेंट या कंसाइनमेंट मंगाएं और वो पोर्ट पर ही उसको होल्ड कर लिया जाए. दैट इज़ वाई ऑल द बिग इम्पोर्टर्स और द कंपनीज एक्चुअली डिफरिंग अप देयर शिपमेंट फ्रॉम चाइना फॉर अ फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम. और अथॉरिटीज़ का भी कहना है गवर्नमेंट के कुछ रीसेंट डिसीजंस की वजह से, कुछ रीसेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से शार्प डिक्रीज हुआ है चाइना से आने वाले कंसाइनमेंट में. इट मीन्स नाउ द इम्पोर्टर्स आर डिस्करेजिंग और आर डिस्करेज टू गेट एनी शॉर्ट ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि पोर्ट से उसको क्लियरेंस मिलेगी नहीं तो इट मे इन्वॉल्व अननेसेसरी कॉस्ट. हालांकि जो टायर 3 ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था, उन सबको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा कस्टम डिपार्टमेंट से. 100% फिजिकल जो का क्लॉज है फिजिकल चेकिंग का, वो भी उनके लिए एग्जेम्प्ट होगा. उसमें कुछ नाम जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, टोयोटा, किर्लोस्कर, होंडा का, सीमेंस, 3G इलेक्ट्रो, 3M, HP इंडिया सेल्स, एम्बार्केशन, सैमसंग, एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ 32 मूवमेंट्स कंट्रोल यूनिट, ऑल दीज आर exempted or get the preferential treatment from the custom department or the custom authorities. और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मेन इंपोर्ट्स है चाइना से आता है इंडिया में, वो है ऑल फॉर्म्स ऑफ मशीनरी एंड देयर पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मोबाइल फोन्स, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, फर्टिलाइजर्स, सोलर सेल्स, सेमीकंडक्टर्स पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील. ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट और मेन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. तो इनको आप थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4. न्यू प्रोजेक्ट्स फेल ओवर 50% इन Q1 एज लॉकडाउन टुक होल्ड. सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कल एक डेटा रिलीज किया है. एज पर दैट डेटा द progress of existing project as well as starting of new projects has been halted because of the economic lockdown. तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है प्लमेट. प्लमेट माने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए प्लमेट माने क्या होता है. हालांकि मैंने आगे इसको वोकैबुलरी ऑफ द डे में इसको इंक्लूड कर दिया है. सो द लॉकडाउन हैज कॉज्ड न्यू प्रोजेक्ट्स टू प्लमेट एंड अरेस्टेड द प्रोग्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ones. The new projects in June quarter were at 56,000 crore down to 51.7%. तो जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें 51.7% का डिक्रीज देखा गया है कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2019. इवन नए प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और नए प्रोजेक्ट्स में जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, जो डिक्लाइन देखा गया, उसके अलावा जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, they were also down 83.9% to 14,000 crore, and the agency is expecting this to continue, bearing the work already in progress which companies may look to complete. और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंपनीज अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान जो है, मैक्सिमम कंपनीज ने अपने कैपिटल इस फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान से उनको पोस्टपोन कर दिया था. इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान भी इसी तरह पोस्टपोन हो रहे हैं. तो इंडस्ट्री सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशन है कि दिस सिचुएशन विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम. कुछ मंथ तक ये सिचुएशन चलेगी क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट अभी लॉन्ग टर्म रहेगा. और कंपनीज के पास जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, उनके कंप्लीशन पर कंपनी ज़्यादा ध्यान देंगी रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स. हालांकि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी जो सप्लाई है, जो उनकी भी प्रोग्रेस है, वो अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेबर और द शॉर्टेज ऑफ लेबर सप्लाई. हालांकि आगे आने वाले टाइम में कुछ स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखेगा, बट दैट इंप्रूवमेंट विल नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट एज पर द इंडियन इकोनॉमी एंड एज पर द इंडियन एक्सपर्ट. एंड दिस आउटलुक विल कंटिन्यू टू बी डिसमिसल अप टू 6 months और 1 year. और जितने भी एक्सपर्ट हैं आप देख सकते हैं, ICICI सिक्योरिटीज़ के या होगा इकरा के, सब ने या केयर रेटिंग चीफ सब ने यही इंडिकेट किया कि आगे आने वाले टाइम में भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो तो अभी होंगे नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी चल रहे हैं फंक्शनिंग, उनकी प्रोग्रेस भी हॉल्ट होगी. और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का मूव है, ये देखकर लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन फॉल कर रहा है, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू टाइटन द
पर्स स्ट्रिंग टू मैनेज द फिजिकल डेफिसिट। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में फिलहाल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि 58% जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था वो 2 महीने में ही अचीव हो गया। तो आगे आने वाले 10 महीनों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेफिनेटली बोरोइंग करनी पड़ेगी आरबीआई से इन ऑर्डर टू मीट आउट इट्स एक्सपेंसेस। तो जिसकी वजह से इस फाइनेंशियल ईयर में फिजिकल डेफिसिट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का ही फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने वाली नहीं है। और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उन पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन, शॉर्टेज ऑफ लेबर्स, ऑल दीज आर कॉजिंग द another problem for them. So the new or the non-governmental companies or the industry is also not going to put up much on new projects. और जैसा कि हम देखें कि कोविड-19 की अगर हम बात करें तो ऐसा कोविड-19 की सिचुएशन में नहीं है, ये इकोनॉमी में कुछ पिछले टाइम से कुछ महीनों से ही ऑलरेडी चला ही आ रहा है। ये डाउन ग्रेड ट्रेंड आपको दिख सकता है प्रोजेक्ट के केस में। जून 19 में इतना कितने कंप्लीशन था, कितना हुआ एग्जीक्यूशन, न्यू प्रोजेक्ट्स कितने थे, ये सारा आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह न्यू प्रोजेक्ट्स में आपने ग्रोथ देख सकते हैं, कंप्लीटेड में, स्टॉल्ड में और रिवाइव्ड प्रोजेक्ट्स में। तो ये आपको डाउन ग्रेड देखने को मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट्स में तो आपको अच्छा हाइक मिलेगा, बट प्रोजेक्ट एक्चुअली जो कंप्लीट हो पा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन है। प्रोजेक्ट्स रिवाइवल और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हों, अगर वो नहीं आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो उसका क्लियर इंडिकेशन है पहले तो अगर नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे दैट में अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा, अगर न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, उसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और द क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसमिसल इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। और जैसा कि आप देख सकते हैं दिसंबर 19 में जो नए प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ तक ग्रो किए थे, उसके बाद वो मार्च 20 में ऑलरेडी डिक्रीज कर गए और जून 20 तक आते आते तो वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन 0.56% का आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना शार्प डिक्रीज है मार्च 20 के डेटा में और जून 20 के डेटा में। यही आपको कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में भी दिखेगा। आप देख सकते हैं मार्च 20 तक ये ब्लू वाली लाइन जो है दैट इज इंडिकेटिंग द मार्च 20 एंड द रेड लाइन और द रेड बार इंडिकेट्स द जून 20। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के रेशियो में। इसी तरह स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हो गए या रिवाइव्ड प्रोजेक्ट्स हो गए। तो इन केस ऑफ रिवाइव्ड प्रोजेक्ट यू कैन सी द रेड बार इज मोर देन ब्लू बार। इट मीन्स इस ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है रादर देन गेटिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ये न्यू प्रोजेक्ट्स में 0.56, रिवाइवल प्रोजेक्ट्स में, रिवाइव्ड प्रोजेक्ट में 0.53। So it means government as well as the companies at this time now actually reviving their existing projects or increasing the progress of their existing projects. Companies as well as government is not very much interested in investing into new projects. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 4. UPI transaction hits all time high, shows NPCI data. United Payment Interface, that is UPI, that was the digital flagship digital payment platform for NPCI, that is Government of India. UPI NPCI का एक फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट का प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मिशन मोड में आई थी। और अगर हम देखें कि कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन या यूपीआई को यूज़ किया गया ट्रांजैक्शन के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो इस कोविड की सिचुएशन में यूपीआई ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। In June, the transaction volume of UPI increased 8.9% to 1.34 billion from 1.2 billion in May.
तो जून में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। और अगर आप इस कोविड की सिचुएशन को देखें तो इस कोविड की सिचुएशन में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सिटीजन्स ने, पीपल ने, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन ऑर्डर टू डू द डिजिटल ट्रांजेक्शन, इन ऑर्डर टू पे आउट देयर बिल्स। अगर आपको याद हो तो हमने एक बार और डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी इस बार जिसमें इंक्रीमेंट देखा, उनके जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, जो डिजिटल बिल पेमेंट है, उसमें इस बार उनके भी उछाल आया था या उन्होंने भी इंक्रीमेंट देखा था अपने डिजिटल बिल पेमेंट में। सो एमिड द कंसर्न ऑफ कोविड-19 एंड पैंडेमिक, पीपल आर एक्चुअली ऑप्टिंग द डिजिटल पेमेंट्स फॉर पेइंग देयर रेगुलर बिल्स एंड expenses. In April, the transaction volume of UPI plumped to 990 million. In comparison to March, मार्च में कितना था? 1.2 बिलियन का था। तो मार्च से अप्रैल में इसमें प्लम देखा गया या बोल सकते हैं डेक्लाइन देखा गया, बट जून में अगेन इसने रिवाइव किया या हिट किया सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन में। The digital transaction reported in June through UPI surpassed that of February, मतलब प्री कोविड-19 की सिचुएशन को भी ये सरपास करके था। फरवरी में जो डेटा था, फरवरी में जो UPI ट्रांजैक्शन का नंबर था, वो नंबर इस बार जून में बहुत ज़्यादा हो गया, फरवरी से भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू। वॉल्यूम मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, वैल्यू मतलब कितने अमाउंट का, कितना रुपये का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुआ। तो मार्च से अप्रैल में डिक्रीज देखा गया, बट अगेन अप्रैल से जून तक इंक्रीमेंट देखा गया। इवन जून में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ जो कि प्री कोविड सिचुएशन से भी ज़्यादा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू। एंड इफ वी सी ऑल दीज इन्फो इनटू ग्राफ, वी कैन ईजिली सी और वी कैन ईजिली डेसिफर द इंक्रीज इन यूपीआई ट्रांजैक्शन। जून 16 से आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली जून 20 तक। अगर फाइनेंशियल ईयर 16 की बात करें, जुलाई 16 की, तो जुलाई 16 से आप देखें कि लीनियर इंक्रीमेंट देखा गया यूपीआई ट्रांजैक्शन के केस में। हालांकि रिसेंटली कुछ इसमें मार्च में, अप्रैल में कुछ डाउनफॉल देखा गया, बट अगेन वो उसने फिर पिकअप कर लिया। तो अप्रैल में आप डाउनफॉल इसलिए भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन थे वो नहीं हुए थे क्योंकि इंडिविजुअल्स के हाथ में, कॉर्पोरेट्स के हाथ में इनकम नहीं थी। बट लेकिन फिर सडन इसने पिकअप किया और जून में ये सबसे ज्यादा अमाउंट इसने रजिस्टर्ड किया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली लीनियर प्रोग्रेशन है इन केस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन। फास्टैग जो कि हमारे कार में लगता है फॉर टोल पेमेंट, उसमें भी आप देख सकते हैं लीनियर इंक्रीमेंट दिख रहा है। और इवन कुछ जून के आसपास, जनवरी और फरवरी से लेकर के आप देखते कई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ मार्च में तो ये सडन फॉल हो, क्योंकि मार्च और अप्रैल में, अगर अप्रैल की बात करें, मार्च तो लास्ट कुछ 7 दिन ही आए थे लॉकडाउन में, अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन रहा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। तो इस टाइम पे देखिए सडन फॉल है फास्टैग के कलेक्शन में, ट्रांजेक्शन में। बट आफ्टर resumption of the economic activities, you can see that has again picked up the pace. तो जून में भी इसका कलेक्शन फिर से बढ़ना, फास्टैग का कलेक्शन भी स्टार्ट हो गया। एंड यू कैन सी द ग्रोथ, यूपीआई का कितना ग्रोथ रहा है, 8.9% का, IMPS 19.33, BBPS 26.6, फास्टैग 48.48। तो इस तरह का आप मई टू जून ये इंक्रीमेंट रहा है ट्रांजैक्शन काउंट्स का, नंबर, फ्रीक्वेंसी मई टू जून में। इसी तरह अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करें तो यू कैन सी यूपीआई 20% ग्रोथ, IMPS 22%, BBPS 36%, फास्टैग 32% ग्रोथ देखा गया है बिटवीन मई एंड जून। एंड दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन हो रही है उसकी वजह से ये ग्रोथ देखी जा रही है। इट मीन्स कोविड-19 की सिचुएशन में एक बिहेवियरल चेंज आया है पब्लिक में, जिससे कि पब्लिक जो है वो पहले जो प्री कोविड की सिचुएशन में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यूज करने में थोड़ा सा झिझकती थी, नाउ दे आर प्रेफरिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग फिजिकल एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन। तो अब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन को धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही एम है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर के अभी तक की किसी तरह से डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव किया जाए। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस के, और सबसे बड़ा फायदा कि ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है, क्योंकि कोई भी इसमें ब्लैक मनी अगर ट्रांजैक्शन जैसा काम नहीं हो सकता। डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में गवर्नमेंट को आसानी होती है इन कंपैरिजन टू फिजिकल ट्रांजैक्शन, फिजिकल यूज ऑफ करेंसी।
अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जिससे कि फॉर्मल इकोनॉमी जो होती है, मैं गवर्नमेंट को आइडिया रहता है कितना मनी सर्कुलेशन है और व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इनटू द मार्केट। और जब ब्लैक मनी जनरेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, करप्शन रिड्यूस होता है। इस सब की वजह से गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। कोविड हिट MSMEs to get $750 million वर्ल्ड बैंक लोन। वर्ल्ड बैंक ने अपने लोन की लिमिट एक्सटेंड कर दी है $70 बिलियन in order to provide the credit facility to micro, small and medium enterprises, especially those MSMEs that are impacted by the COVID-19 induced economic lockdown. So the multilateral funding agency is not going to start the MSME emergency response program. MSME emergency response program, इसको आप याद रखेंगे। MSME emergency response program गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक। और इस प्रोग्राम के अंडर वर्ल्ड बैंक जितने भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको लोन की फैसिलिटी, लिक्विडिटी की फैसिलिटी इंश्योर करेगा, जिससे कि ऐसी MSMEs जो कि कोविड-19 की वजह से सीवियरली इम्पैक्ट हुई हैं, जिनका बिजनेस सीवियरली अफेक्ट हुआ है, उनको रिवाइव किया जा सके। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इज़ अ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, USA। तो आप याद रखेंगे इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अंडर दिस वर्ल्ड बैंक विल इंश्योर द liquidity and funding facility to especially micro, small and medium enterprises। micro, small and medium enterprises के लिए हालांकि नाम से पता चला, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। तो अंडर दिस प्रोग्राम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन MSMEs आएंगी जो कि इस प्रोग्राम से जिनको फ़ायदा होगा या बेनिफिशरी होंगी। इससे क्या होगा, वाई वर्ल्ड बैंक इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द MSMEs। इससे ये होगा कि MSMEs के पास कैश अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, जिससे कि जो MSMEs इस इकोनॉमिक लॉकडाउन की सिचुएशन में एकदम सर्वाइवल की कगार बोलते हैं ना, जिसको सिक यूनिट बन गई हैं, बिल्कुल ख़त्म होने की या लिक्विडेटेड होने की कंडीशन में आ गई हैं, उनको रिवाइव किया जा सकेगा, जिससे मिलियंस ऑफ वर्कर जो कि उन MSMEs से जुड़े हैं उनकी जॉब्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। क्योंकि अगर वो MSME सेक्टर कोलैप्स करता है तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जॉब चली जाएगी। अगर आपको पता हो तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आर वन ऑफ द प्राइम ग्रोथ इंजन फॉर एनी इकोनॉमी और द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर। बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं ये किसी भी इकोनॉमी में। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ये इंश्योर करने के लिए कि ये इकोनॉमी में इनका रोल बना रहे, कोलैप्स ना करे सेक्टर, और जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल जिनकी डिपेंडेंसी है MSMEs पर, उनकी जॉब भी बनी रहे। और वर्ल्ड बैंक की इस तरह की MSME इमरजेंसी रिस्पांस के बाद जो हमारा बैंक और हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, NBFCs हैं, उनकी थोड़ा सा डे रिस्किंग हो गई। डे रिस्किंग क्यों हो गई? क्योंकि वो अगर ये लोन वर्ल्ड बैंक ये अमाउंट का लोन अगर MSMEs को नहीं देता तो ये लोन या तो हमारे कमर्शियल बैंक से हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को या हमारे NBFCs को देना पड़ता, और जिसकी वजह से देर आर हाई चांसेस कि दिस लोन कन्वर्ट इनटू NPA। तो अब ये रिस्क किसने ले लिया है? ये NPA वाला जो रिस्क है ये वर्ल्ड बैंक पर शिफ्ट होगा, क्योंकि अब ये $750 मिलियन का जो क्रेडिट है ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ना कि कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये सेक्टर भी थोड़ा सा डी रिस्क हुआ है, जिससे कि इस सेक्टर को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। मीन्स हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी इस लोन जो वर्ल्ड बैंक ने लोन एक्सटेंड किया है MSMEs का, इससे अफेक्ट होगा और पॉजिटिवली अफेक्ट होगा। And this will also improve the funding capacity of NBFCs and small financing banks and enable them to respond to MSME sectors need। तो इससे हमारा बैंकिंग सेक्टर और इम्प्रूव करेगा, जो हमारा नॉन बैंकिंग जो NBFCs हैं वो और ज़्यादा कैपेसिटी से ऑपरेट कर पाएंगे और अच्छे से लोन को डिसबर्स कर पाएंगे ऐसे MSMEs को जहाँ तक ये वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं पहुँचा। तो अब चारों तरफ से ही इस चीज़ को प्रमोशन मिलेगा। NBFC जो हमारा इस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको चारों तरफ से पुशअप या कुशन मिलेगा। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने भी रीफाइनेंस की फैसिलिटी स्टार्ट करी थी, जिसमें NBFCs को रीफाइनेंस किया था और उनसे कहा था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्पेशली माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सेक्टर में वो लेंडिंग वो करें। बैंक्स को भी थोड़ा सा डी रिस्किंग चुकी हो जाएगी इस वर्ल्ड बैंक के लोन की वजह से, तो बैंक्स भी अच्छे से
लोन डिसबर्समेंट कर पाएंगे। तो एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट चारों तरफ से कोशिश कर रही है और इवन कई सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स या मिलियंस ऑफ वर्कर्स जिनकी डिपेंडेंसी है स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर, उनकी जॉब बनी रहे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6, SBI कैप टू फ्लोट SPV फॉर बाइंग NBFC डेट। तो NBFC को सपोर्ट करने के लिए RBI ने एक और प्लान लाया है। अंडर दिस प्रोग्राम RBI said to SBI cap. SBI cap is the capital market wing of State Bank of India. इसको SBI cap बोलते हैं, याद रखेंगे इसको। will set up the special purpose vehicle, जिसको SPV को शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपको SPV देखने को मिलता है, तो SPV याद रखेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमेशा आपको फाइनेंस के जो फाइनेंस रिलेटेड बुक्स में या आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे। SPV, GOM, तो इस तरह के टर्म्स की बहुत जनरल मीनिंग होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। SPV स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो फिलहाल RBI ने SBI कैप को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को फॉर्म करने के लिए ऑर्डर दिए हैं। अंडर दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल SBI cap is going to purchase the short-term papers maturing within 3 months and rated as investment grade from non-banking financial companies। इसका मतलब non-banking financial companies को, NBFCs को liquidity और credit insure करने के लिए अब SBI कैप जो है वो NBFCs के कमर्शियल पेपर्स को खरीदेगा, बॉन्ड्स को खरीदेगा, जिससे कि उनको इजी क्रेडिट फैसिलिटी इंश्योर करी जाए, provided that those papers are rated as investment grade। जंक की कैटेगरी में ना हो, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कैटेगरी में ही हो। मतलब ऐसी NBFCs जिनकी प्री कोविड की सिचुएशन में परफॉर्मेंस अच्छी थी, कोविड-19 की सिचुएशन में वो कंपनीज अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, या कोविड-19 रिलेटेड जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ उससे वो कंपनीज इम्पैक्ट हुई, लेकिन जो उनके कमर्शियल पेपर्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनके बिजनेस की साउंडनेस है, वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो उनके इन्वेस्टमेंट पेपर्स हैं या जो उनके क्रेडिट कमर्शियल पेपर्स हैं, दे आर स्टिल रेटेड अंडर इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो उन्हीं पेपर्स को खरीद करके, कमर्शियल पेपर्स को खरीद के SBI कैप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लिक्विडिटी इंश्योर करेगी। हालांकि इस फैसिलिटी के लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि 30 सितंबर 2020 तक ही ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। इसके बाद जो भी पेपर NBFCs इशू करती हैं क्रेडिट अवेल करने के लिए, उन पर ये फैसिलिटी या स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसी फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर 31 तक SBI कैप सारे ड्यूज रिकवर भी करेगी उन NBFCs के। इट मीन्स SBI कैप इज गोइंग टू इंश्योर द वेरी लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी और वेरी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, केवल 3 महीने के लिए। दिसंबर 31 तक वो सारा ड्यूज NBFCs को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट दे करके SBI कैप को अपने सारे ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे अंडर दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल। हालांकि अगर गवर्नमेंट की इस स्कीम की बात करें तो बहुत सारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, NBFCs के रिप्रेजेंटेटिव हैं, टॉप मैनेजमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस स्कीम बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्चुअली implement this scheme for 2 to 3 years in order to support the NBFCs। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2-3 साल तक ये स्कीम चलेगी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या आप बोल सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसको सिर्फ 3 महीने के लिए ही इस स्कीम को अभी एप्लीकेबल किया है, जिससे NBFCs का कहना है कि उन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी या लिक्विडिटी इंश्योर करके बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट उन पर पड़ा है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट 2-3 साल तक रहेगा। तो इसलिए RBI को एटलीस्ट 2-3 साल तक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था, मिनिमम 2-3 साल तक। इस 3 महीने या 6 महीने का सपोर्ट प्रोवाइड करने से NBFCs को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है NBFCs इस गवर्नमेंट की स्कीम से, लेकिन फिलहाल RBI ने स्पेशल पर्पस व्हीकल सेट किया है, जिसमें SBI कैप को ऑर्डर किया है कि वो NBFCs के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर्स को खरीदेंगे इन ऑर्डर टू, शॉर्ट टर्म पेपर्स को खरीदेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर लिक्विडिटी सो दैट दे कैन ऑपरेट वेल इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन।
आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। चाइनीज टेक फर्म्स वे लीगल ऑप्शंस अगेंस्ट ऐप बैन। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, कुछ चाइनीज कंपनीज जिनके एप्लीकेशन बैन्स हुए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर नाउ कंसीडरिंग टू मूव कोर्ट। इसमें वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगी फॉर द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 14। उन कंपनीज का ये कहना है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम एंड इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And what is Article 14 of Indian Constitution? Article 14 of Indian Constitution basically provides for equality before the law or equal protection of law within the territory of India. And it clearly states that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। तो इन कंपनीज का ये कहना है कि उनको अंडर डिफरेंट लॉ इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। इंडियन एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कंपनीज के मोबाइल एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, और जो स्पेशली चाइनीज कंपनीज हैं उनके मोबाइल एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बैन कर दिया गया है। तो इस केस को लेकर के नंबर ऑफ चाइनीज कंपनीज आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। सो जो लॉ फर्म्स जो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन फर्म्स का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने अपने इस मूव को रिकंसीडर नहीं किया, जबकि कंपनी इंश्योर कर रही हैं कि वो डेटा लोकलाइजेशन करेंगी, जो डेटा सर्वर्स हैं वो इंडिया में ही स्टैब्लिश करेंगी। बहुत सारी कंपनीज ने ये कहा है कि अगर इंडिया को इस बात का फेयर है कि उनका डेटा जो है वो बाहर के सर्वर में, चाइनीज सर्वर में स्टोर हो रहा है, तो दे आर रेडी टू रीलोकेट देयर डेटा सर्वर टू इंडिया और डेटा लोकलाइजेशन करने को तैयार है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इस पर भी नहीं मान रही। तो जो लॉ फर्म्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इन बॉडीज़ को, इन कंपनीज़ को, उन्होंने वार्न किया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकंसीडर नहीं किया अपने इस मूव को और इस बैन को ख़त्म नहीं किया, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो लॉ फर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो लॉ फर्म्स का ये कहना है कि दे आर प्रिपेयरिंग टू गो फॉर लीगल फाइट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एप्लीकेशन को, किसी भी जो 59 एप्लीकेशन बैन किए हैं, इनको बैन करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन किसी भी कंपनी से कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया, कोई भी हेयरिंग नहीं करी, उनको अपना पॉइंट रखने का भी मौका नहीं दिया, और इट इज़ अ क्लियर वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो आपको हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिले कि सारी कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सू करेंगी फॉर द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 याद रखेंगे, अब चूंकि न्यूज़ में आ गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। जीएसटी मॉप अप इम्प्रूव्स इन जून क्रॉसेस 90,000 करोड़। हमने भी कुछ दिन पहले जीएसटी कलेक्शन की न्यूज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि मई में जो जीएसटी कलेक्शन है वो -38 तक फॉल कर गया था, उसका कलेक्शन 62,000 करोड़ तक का रह गया था मई में, बिकॉज ऑफ द क्लोजर्स ऑफ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जैसे ही मई के में ये इकोनॉमिक अनलॉक शुरू हुआ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ रिलैक्सेशन शुरू हुआ, तो इस बार जून में जीएसटी कलेक्शन फिर से बढ़ करके 90,000 करोड़ तक आ गया है। तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं कंट्री में बहुत सारे लेवल पे, और जिसकी वजह से कंपनीज अब जीएसटी फाइल कर रही हैं। तो जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल, और यू कैन से द ग्रीन शूट फॉर द रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। बीएसएनएल स्क्रैप्स 4G टेंडर टू कीप चाइनीज फर्म्स एट बे। हमने डिस्कस किया था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल लाया था कि चाइनीज़ फर्म्स को 4G इक्विपमेंट में या 4G जो एक्सपेंशन है उसकी टेंडरिंग में बैन कर दिया जाए, जिसमें रिसेंटली बीएसएनएल ने जब 4G टेंडर निकाला था तो उसमें 2-3 चाइनीज़ फर्म्स को वो टेंडर मिला था। तो बीएसएनएल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो फिलहाल बीएसएनएल ने जो प्रीवियस टेंडर निकाला था जिसमें जो टेंडर जो चाइनीज़ कंपनीज ने जीता था, उस टेंडर को बीएसएनएल ने स्क्रैप कर दिया है या कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया? जिससे कि जो चाइनीज़ फर्म जिनको टेंडर मिला था उनको रिमूव किया जा सके इस प्रोसेस से, और टेंडरिंग अब दोबारा होगी जिसमें इंडियन कंपनीज़ को या अदर जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको फिर से पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, और चाइनीज़ फर्म्स को प्रॉबेबली इस बात के चांसेस है कि उनको बैन कर दिया जाए फ्रॉम द 4G रोल आउट ऑफ इंडिया।
हालांकि BSNL का इस पे अपना अलग स्टेक था। BSNL का ये कहना था इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ BSNL, और BSNL ऑलरेडी एक सिक यूनिट है जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और इस तरह के टेंडर को बार बार कैंसिल करना या चाइनीज़ फर्म्स को रोकना मे हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन BSNL। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन थे, इसलिए BSNL ने जो अपना 4G टेंडर रिसेंटली किया था उस 4G टेंडर को स्क्रैप कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। बैंक इन्फो फोन नंबर्स नॉट गिवन टू ESIC, नो कैश बेनिफिट्स। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिमूव करने के लिए, क्योंकि कई बार डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है, कई सारे जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने डबल अकाउंट ले रखे हैं, तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिमूव करने के लिए अपने सब्सक्राइबर बेस से जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सब के फ़ोन नंबर मांगे हैं, और ये कहा है कि अगर फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड नहीं होंगे तो उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो ESIC has decided not to accept the registration of new employees unless their employers submit bank account and mobile number details beginning from July 1. तो redundancy of the data, duplicacy of the data, इसको reduce करने के लिए स्पेशली प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए ESCI इस रूल पर आया है, जिससे कि जो टारगेटेड बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली में रियल जो बेनिफिशियरी है उसको ट्रांसफर हो सके, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा ना हो। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन द डिसबर्सन ऑफ ESIC बेनिफिट्स इंक्लूडिंग claim reimbursement and bring transparency, the competent authority has ordered to make the mobile number and bank account detail of an employee mandatory prerequisites for registration of insured person. आज की न्यूज ऑफ द डे, कोविड हिट MSMEs टू गेट $750 million वर्ल्ड बैंक लोन। तो इस न्यूज को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा, रोल ऑफ MSMEs इन इंडियन इकोनॉमी, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वोकैबुलरी ऑफ द डे, प्लमेट। प्लमेट मीन्स आकस्मिक रूप से घटना या आकस्मिक रूप से घट जाना। समटाइम इट इज ऑल्सो यूज्ड एज बर्डन, बोझ। तो बर्डन, लोड, प्लमेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. If you like, please share and subscribe. Thank you, students.